नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गायकवाड़ सर हिंदी क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, हर रोज़ हम यहाँ पर सोशल स्टडीज़ से संबंधित एमसीक्यूज़ करा रहे हैं, जो कि टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। यह जो क्लास है चैप्टर 3 से संबंधित है दोस्तों, और चैप्टर 3 का जो शीर्षक है भू रचना भागे पेनमकूर कृष्णा डेल्टा का गांव। यह चैप्टर 3 से संबंधित पहला क्लास है दोस्तों। ओके, हो सके तो दूसरी क्लास भी बन सकती है इसके ऊपर। ओके, 2 या 3 क्लासेस हम इस चैप्टर के ऊपर देखेंगे दोस्तों। ओके, तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, खेत में बीज डालने की क्रिया को किस नाम से जानते हैं? ओके, ए कटाई, बी रोपण या बोना, सी थ्रेसिंग, डी सिंचाई। तो इसका जो सही उत्तर जो है दोस्तों बी है। ओके, हम खेत में बीज डालने की क्रिया, यानी क्रिया क्या होती है दोस्तों, जो काम कैसे करते हैं हम, जो बीज कैसा रोपते हैं ना दोस्तों, बोते हैं। तो मैंने आज जो है ना दोस्तों कुछ नोट कहकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नीचे लिखा है ताकि उससे आपको समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे नोट दिया है, बीज बोना को रोपण बोना कहते हैं। ओके, यह जो परिभाषा के अनुसार है दोस्तों, मैंने उस परिभाषा में जो देखा था उसी से यहाँ पे प्रश्न बनाया था। ओके, तो आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, थ्रेसिंग या मड़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? थ्रेसिंग और मड़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? एक मिट्टी जोतना, दूसरा दोनों को भूसे से अलग करना, तीसरा पानी देना, चौथा पेड़ लगाना। इसका जो थ्रेसिंग क्या होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे दिया है, देखो नोट में। कटाई के बाद दोनों भूस यानी दानों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दानों को भूसी से अलग करने की क्रिया, उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों? थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग कटी हुई फसल जो कटी होती है उसमें अनाज को उसके तने यानी भूसे से अलग करने की जो क्रिया होती है उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं दोस्तों। अलग करने की क्रिया को हम क्या करते हैं? थ्रेसिंग। उसके लिए हम क्या करते थे दोस्तों? पहले हम पीटते थे, या अभी मशीनों का ज़्यादा उपयोग करने लगे। मशीनों का ज़्यादा उपयोग, मैं समझो दोस्तों, धान है, धान कैसा होता है? ऐसा है, समझो दोस्तों, इसके अंतर्गत धान है। ओके, इसमें से ऊपर का भूसा निकाल देना है हम। ओके, तो उसको हम क्या करते हैं? अभी मशीन से यूज़ करके धान जो है ना बाहर निकल आता है। जो उस प्रक्रिया को है हम क्या कहते हैं बोलो तो? मड़ाई। ओके, थ्रेशिंग कहते, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वही है दोस्तों। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नहर अगला प्रश्न है, नहर और तालाब मुख्यतः किस लिए उपयोग होते हैं? सहज सी बात है दोस्तों, किस लिए उपयोग होते हैं? सिंचाई के लिए उपयोग होते हैं। ओके, नोट देखिए, नहर और तालाब कृषि सिंचाई के पारंपरिक स्रोत है दोस्तों। हम खेती जो है ना पहले किससे करते थे? नहर से और तालाबों से पानी ले सिंचाई करके हम खेती करते थे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जोलोड़ मिट्टी सामान्यतः कहाँ मिलती है? जोलोड़ मिट्टी कहाँ मिलती है दोस्तों सामान्यतः? ए पहाड़ों में, बी नदियों के किनारे, सी रेगिस्तान में, डी समुद्र तल पर। तो इसका जो सही उत्तर है नदियों के किनारे दोस्तों। क्यों नदियों के किनारे मिलती है दोस्तों? नदियों के निकट जमा हुई उपजाऊ मिट्टी को ही जोलड़ कहा जाता है। जोलड़ मिट्टी यानी क्या है दोस्तों? बहकर नदी के द्वारा, बहाव के द्वारा जो बहकर मिट्टी आती है ना और आकर यहाँ जमा हो जाती है ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ओके, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, मिश्रित फसल। ओके, यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग का अर्थ क्या है? मिश्रित क्रॉपिंग का अर्थ क्या है हम बताते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे, मिश्रित फसल एक ही फसल बार बार, मिश्रित फसल यानी एक ही फसल बार बार, या एक साथ कई फसलों को की खेती, या खेत जो छोड़ देना, केवल फसल बनाना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, एक साथ कई फसलों की खेती करना। दोस्तों, एक खेत होता है, ओके, एक ही इसमें क्या करते हैं हम, तरह तरह के क्या करते हैं फसल उगाते हैं। यहाँ पे अगर गोभी लगाए समझो, हाँ, यहाँ पर चना डाले समझो, यहाँ पे जवारी डाले
तो उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों? मिश्रित फसल कहते हैं। आपको चित्र दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी होगी। तो एक ही खेत में जो है ना, एक एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित खेती कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हम दिखा देता हूँ दोस्तों आप सभी। ये रहा दोस्तों मिश्रित खेती का उदाहरण। ओके, देखिए यहाँ पे प्याज लगा हुआ है, यहाँ पे गोभी लगी हुई है। अलग अलग फसल एक ही समय पे, ये क्या, एक से अधिक जो फसल उगाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित। इसे क्या कहते हैं? मिश्रित। मिश्रित खेत फसल। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है फसल चक्र। फसल चक्र से क्या लाभ होता है? ए, मिट्टी उर्वरता बनी रहती है। बी, फसल घटती है। कीट बढ़ते हैं। कुछ नहीं। तो क्या लाभ है दोस्तों फसल चक्र से? देखिए दोस्तों, इसका तो उत्तर यहाँ पे देखिए, ये है मिट्टी उर्वरता बनी रहती है। तो फसल चक्र क्या है? देखिए, फसल चक्र से मिट्टी उर्वरता और रोग नियंत्रण में मदद मिलती है। ओके, नियंत्रण में क्या होता है? मदद मिलती है। फसल चक्र एक कृषि पद्धति है। ये क्या है दोस्तों? कृषि पद्धति है जिसमें खेती में अलग अलग फसलों को एक निश्चित क्रम में एक के बाद एक बोया जाता है, यानी एक के बाद एक फसल ली जाती है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? फसल चक्र कहते हैं। उसका भी मैं यहाँ पे आपको चित्र दिखाई देता हूँ दोस्तों, दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये फसल चक्र है। एक ही खेत में एक फसल है, ये दूसरी फसल है और यह तीसरी फसल है। ओके, तो यह है फसल चक्र। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। अगला प्रश्न है तालाब का नियमित रख रखाव किससे सुधरता है? ओके, तालाब का नियमित रख रखाव किससे सुधरता है? एक, पर्यटन से। बी, जल पुनर्भरण और सिंचाई से। या सड़क नेटवर्क से। या उद्योग से। इसका सही उत्तर जो है ना दोस्तों, बी, जल पुनर्भरण और सिंचाई से क्या होता है दोस्तों? तालाब में सुधार हो सकता है। नोट, तालाब रख रखाव में भूजल और सिंचाई बेहतर होते हैं। जो भूजल और सिंचाई क्या होता है? रख रखाव के बाद बेहतर बनता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों। यदि यदि एक क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है तो उस खेती को क्या कहते हैं? एक की यदि एक क्षेत्र है दोस्तों वर्षा पर निर्भर है तो उस खेती को क्या कहते हैं? सिंचित खेती, या वर्षा आधारित खेती, या हाइड्रोपोनिक, या औद्योगिक खेती। तो इसको जो हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको वर्षा आधारित खेती कहते हैं, क्योंकि पानी के बिना हम फसल उगा नहीं सकते दोस्तों के, बीज भी बो नहीं सकते। वर्षा पर निर्भर खेती को रेनफेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेनफेड। जो पानी की जो रेन होता है ना, उसी के द्वारा क्या करते हैं हम? खेती करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। खेती में समुच्च जुताई का उपयोग किस लिए किया जाता है? मिट्टी कटाव रोकने के लिए, फसल जलाना, बाजार बढ़ाने के लिए, खेती छोड़ने के लिए। तो जो यह जो समुच्च जुताई होती है ना दोस्तों, यानी काउंटर प्लॉगिंग, इसका जो उपयोग किया जाता है वह है मिट्टी का कटाव रोकने के लिए। वो कैसा होता है दोस्तों? काउंटर प्लॉगिंग मैं दिखा देता हूँ। मिट्टी का जो कटाव हम कैसे रोकते हैं, यहाँ पे नोट देखिए, यह ढलान वाली ज़मीन पर मिट्टी का कटाव को रोकने का उपाय है। क्या है दोस्तों? ये समुच्च जुताई क्या है? वही है काउंटर प्लॉगिंग। दिखा देता हूँ मैं आप सभी को, देख लीजिएगा। उसका जो उदाहरण है दोस्तों यही है। देखिए दोस्तों, जो है ना, मिट्टी को रोक रखा है हमने, इस तरह की खेती को कहते हैं। देख रहे हैं, यही है उसका उदाहरण। ओके, समझ में आ गया होगा, इस चित्र को आपको देख के समझ चुके होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है फसल अवशेष का उपयोग किस तरह किया जा सकता है? ये जलना ही चाहिए, यानी जलना चाहिए, जैविक खाद के लिए करते, फेंक देने के लिए करते, कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जैविक खाद के लिए। ओके, फसल अवशेष वो होते हैं दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे नोट में दिया हूँ, अवशेष जैविक खाद या चारे के रूप में उपयोगी होते हैं। ओके, कटाई के बाद खेत में बचे पौधों के हिस्सों को कहते हैं।
जिससे कि डंठल, पत्तियां और जड़ें ये कृषि के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग ईंधन या पशुओं के चारे और खाद बनाने जैसी कई चीज़ों में किया जाता है, जबकि इन्हें जलाने से वायु प्रदूषण होता है, तो हमें उसे जलाना नहीं चाहिए, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। ओके, समझ में आया दोस्तों? ओके, अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, अगला प्रश्न जो है पेस्टरिज्म। ओके, पेस्टरिज्म का आशय क्या है? तो क्या है दोस्तों? औद्योगिक काम है, पशुपालन या चारवा पालन है, या मछली पालन है, या निर्माण कार्य है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी। ओके, पशुचारण या पशुपालन आधारित जीवन शैली को पेस्टरिज्म कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बारिश कम होने पर किसान का प्राथमिक उपाय क्या होना चाहिए? जब बारिश कम हो जाती है तो किसान किस उपाय को करना चाहिए? प्रथम उपाय क्या होना चाहिए? तो खेत जलाना चाहिए, सिंचाई विकल्प और सूखा सहनशील फसलें अपनाना चाहिए, खेती छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं। तो देखिए दोस्तों, नोट में मैंने देखा है, इसका तो उत्तर भी है। सूखे में सिंचाई विकल्प और सूखा प्रतिरोधी ड्रॉट रेसिस्टेंट फसलों की आवश्यकता बताई गई है। ओके, इसके अंदर ओके कोई पौधा या फसल सूखे और कम पानी की स्थिति में भी जीवित रह सकती है और पनप सकती है। तो उसका उदाहरण मैं दिखा देता हूँ, फोटो के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ तो समझ में आएगा दोस्तों। देखिए, ये रहा उसका उदाहरण दोस्तों, यानी यहाँ पे पानी कम है फिर भी ये फसल उग रही है। ओके, इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, खेतों में जैविक खाद देने का क्या लाभ है? ओके, मिट्टी खराब होती है, मिट्टी की संरचना, जीवाणु संतुलन बेहतर होता है, कुछ नहीं, तो केवल महंगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी है। ओके, नोट देख लीजिएगा दोस्तों, जैविक खाद्य प्राकृतिक स्रोतों से बनी खाद है जिसमें पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। जैविक खाद्य मिट्टी की गुणवत्ता सुधारती है। क्या करती है दोस्तों? जैविक खाद्य जो है ना, मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो क्या करती है दोस्तों? सुधारती है। तो ये क्या है? जैविक खाद्य लाभदायक है। खेतों में जैविक खाद्य डालने से हमें लाभ मिलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किससे छोटे किसानों की लागत घट सकती है? किस चीज़ से जो छोटे किसान होते हैं उसकी लागत घट सकती है? तो सहकारी खरीद और मशीन शेयरिंग, या अकेले खरीदना, या केवल कर्ज लेना, या कुछ नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है सामूहिक खरीदी साझा मशीनरी लागत कम करती है। ये जो दो चीज़ें हैं दोस्तों यही हानि यानी लागत घटा सकती है छोटे किसानों की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? बेहतर सुखाने और भंडार, खुले में लंबे समय तक रखना, बाज़ार में तुरंत बेच देना, कुछ नहीं है। ओके, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये बेहतर सुखाने और भंडारण के लिए से प्रभावी उपाय क्या है बोले तो नोट देखिए दोस्तों, सही सुखाने व गोदाम से हानि कम होती है। सही सुखाने से क्या होता है दोस्तों? हमें हानि कम होती है। फसल कटाई के बाद नुकसान या कटाई के बाद होने वाला नुकसान पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं। अभी जो भी नुकसान होता है ना उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं, जब कटाई के बाद हमें नुकसान होता है। तो कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उसे हमको क्या करना है? बेहतर सुखाने चाहिए और भंडारण करना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न, सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? अर्थ यानी का अर्थ क्या है? केवल अल्पकालीन लाभ है। सतत कृषि यानी दीर्घकालिक संसाधन संरक्षण और सतत उपज है। मिट्टी बेच देना है या कुछ नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है ना दोस्तों बी है, दीर्घकालिक संसाधन संरक्षण और सतत उपज है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है दोस्तों, सतत कृषि। ओके, देखिए नोट में, सतत कृषि संसाधनों के लिए संरक्षण पर जोर देता है। किसके ऊपर जोर देता है दोस्तों? सतत कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं हुए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए वर्तमान की खाद्य फाइबर ज़रूरतों को पूरा करती है। इसलिए मैं इसे इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ दोस्तों। क्या कर रहा हूँ? इसे इम्पॉर्टेंट घोषित कर रहा हूँ, तो आप उसको याद रख लीजिएगा। ये जो है स्टार मार्क दे रहा हूँ। सतत कृषि को आपको ज़रूर पढ़ना है, यहाँ से आप प्रश्न बन सकता है। एक बार सतत कृषि जो विषय है उसको एक बार देख लीजिएगा किताब में। आगे बढ़ते हैं।
नदी के किनारे की ज़मीन उपजाऊ क्यों होती है? क्यों होती है दोस्तों? नदी तल पर जलोढ़ जमा होता है इसलिए। तो इसका उपजाऊ जो किनारे होते हैं इसलिए ही होता है ना दोस्तों, जो जलोढ़ जमा होता है। तो इसका सही उत्तर बी है। नोट देखिए, नदियाँ मिट्टी के उपजाऊ तल जमा करती है। नदी के किनारे की ज़मीन उपजाऊ होती है क्योंकि बाढ़ के दौरान नदी अपने साथ यानी महीन मिट्टी, रेत और पोषक तत्वों से भरी भरपूर गाद सिलट लाती है जो किनारों पर जम जाती है, इसलिए वो उपजाऊ है। ओके, इसलिए वो क्या उपजाऊ है। ओके, अगला प्रश्न, टपक सिंचाई बूंद बूंद सिंचाई किस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त है? जब पानी सीमित हो, पानी असीमित हो, खेत जला रहे हो, कुछ नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये, जब पानी सीमित हो, कम हो, बहुत ही कम पानी हो, तभी हम क्या करते हैं, बहुत ही उपयोग लायक यानी लाभदायक है। वो क्या है दोस्तों, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। टपक सिंचाई दोस्तों यह है टपक सिंचाई। देखिए, यानी हम क्या कर रहे हैं, पाइप से थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं फसल को। देख रहे हैं, यहाँ एक बंदा है जो पानी फसल को दे रहा है, इसे ही टपक सिंचाई कहते हैं। ओके दोस्तों, आपको और एक दिखा देता हूँ। ये है जलोढ़ मिट्टी की विशेषता यहाँ पे है, मगर दोस्तों ये जो है बहाव से आने वाली मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ओके, इसे भी अगर आप देखोगे तो याद रहेगा, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अलग अलग होती है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पानी सीमित होने पर ड्रिप इरिगेशन पानी बचाता है। देखा है ना दोस्तों, हम पाइप से, जैसे एक बंदा जो है पाइप से पानी दे रहा है। अगला प्रश्न जो है, महिलाओं की कृषि भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? यानी महिलाएं भी कृषि में अपना योगदान दें, उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? प्रशिक्षण, क्रेडिट और भूमि अधिकार देना, कुछ नहीं, केवल शब्दों में कहना, केवल पुरुषों को समर्थन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये, प्रशिक्षण भी देना चाहिए और क्रेडिट और भूमि अधिकार भी देना चाहिए। प्रशिक्षण और वित्तीय पहुंच से सशक्तिकरण हो सकता है या होता है। ओके, इसका जो सही उत्तर है ये उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि मिट्टी आम्लीय यानी लाइमिंग अम्लीय हो तो उसे सुधारने के लिए क्या किया जाता है? ओके, क्या किया जाता है दोस्तों उसे सुधारने के लिए? ये चूना, बी मिट्टी जला देना, सी कुछ नहीं, डी अधिक पानी देना। तो इसका सही उत्तर जो है ना दोस्तों, चूना। यानी पीएच सुधार के लिए, पीएच क्या है दोस्तों, पैमाना है। ओके, पैमाना। ओके ओके, लैमिंग अनुचित है। ओके, पीएच स्तर किसी घोल की आम्ल या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है जो 0 से 14 तक होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर तो हमें बता दिया ये। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, खेत भ्रमण फील्ड विजिट की शैक्षणिक उपयोगिता क्या है? यानी बार बार खेत को यानी जाके देखना। ओके, उसकी उपयोगिता क्या है? ओके, तो वास्तविक अनुभव और स्थानीय ज्ञान से सीख मिलती है, स्थानीय ज्ञान की सीख मिलती है। केवल खेल, कुछ नहीं, केवल आराम मिलता है। तो इसका सही उत्तर जो है ना दोस्तों ये, वास्तविक अनुभव भी मिलेगा कि एग्जैक्ट वो किस तरह की मिट्टी है और वहाँ पे हम किस तरह की जो फसल है निकाल सकते हैं। या स्थानीय ज्ञान भी हो सकता है कि उस जो खेत होता है वहाँ पे किस तरह का वातावरण है वो भी। तो इसका सही उत्तर ये है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फसल बीमा किस जोखिम का वित्तीय समाधान देता है? यह जो बीमा है दोस्तों किस वित्तीय समाधान देता है, जोखिम को समाधान देता है? ये प्राकृतिक आपदा या फसल हानि, सड़क निर्माण, केवल व्यापारिक घाटा, कुछ नहीं। ये कब काम में आता है देखो, तो ये जो है ना दोस्तों, प्राकृतिक आपदा और फसल हानि के कारण हमें ये जो बीमा है दोस्तों हमें क्या करता है, हमारी मदद करता है। और नुकसान पर बीमा आर्थिक सुरक्षा देता है। जो बीमा दिया जाता है ना दोस्तों, आर्थिक सुरक्षा हेतु हमें वो बीमा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर का, तालाब टैंक किस प्रकार ग्रामीण समुदाय के लिए उपयोगी है? तालाब या टैंक जो होते हैं ना वो ग्रामीणों के लिए किस
यानी किसी समुदाय के लिए, ग्रामीण समुदाय के लिए उपयोगी होता है। किस प्रकार होता है वो उपयोगी? सिर्फ मछली पकड़ने के लिए होता है क्या? तालाब सिंचाई, पानी भंडारण और स्थानीय उपयोग के लिए होता है? केवल नमी बनाए रखने के लिए होता है या कुछ भी नहीं? तो इसका जो सही आंसर है, सिंचाई और पानी भंडारण स्थानीय उपयोग के लिए हम क्या करते हैं? तालाब तालाब और टैंक का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तर के बाद में नोट यहाँ पे, तालाब बहु उपयोगी संसाधन है। तालाब जो होता है ना दोस्तों, बहु उपयोगी संसाधन है। ओके, अगला प्रश्न, एकीकृत खेती इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या क्या सम्मिलित होता है? क्या क्या होता है दोस्तों एकीकृत खेती में? इंटीग्रेटेड, इसके अंदर फसल होती है, पशुपालन होता है, मछली पालन, जो सभी चीज़ें आती है ना दोस्तों, उसे ही हम क्या कहते हैं? एकीकृत खेती कहते हैं। देखो नोट में आपको समझ में आ जाएगा, मैंने नोट दिया है। बहुस्रोत आय के लिए एकीकृत खेती उपयोगी होती है। बहुस्रोत क्या है देखेंगे। एकीकृत खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें लाभ बढ़ाने, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक खेत में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन और अन्य संबंधित क्या कहते हैं उद्यमों को एक साथ एकीकृत किया जा सकता है। एक ही खेत में ये सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ओके, यानी फसल और मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एकीकृत फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? ये फॉर्म है फैमिली। यहाँ पे अगर हमारा घर है समझो, यहाँ पे रहते हैं, ओके, उस खेत में हम ये मुर्गियों का पालन भी कर सकते हैं, यानी और यहाँ भेड़, ये बकरियाँ हैं, उसे भी हम फार्म रख सकते हैं, फार्म बना के, और उसी खेत में हम क्रॉप निकाल सकते हैं और उसी खेत में वाटर स्टोरेज कर सकते हैं। हाँ, उसी खेत में ये सब क्या है? लेबर काम कर रहे हैं। ये सभी जो एक ही खेत में होता है ना दोस्तों, उसे ही एकीकृत खेती कहते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, मिट्टी सर्वे, सॉइल सर्वे का मुख्य काम क्या है? क्या काम है दोस्तों? ये मिट्टी के प्रकार व उपयुक्त उपयोग को बताना। ओके, सिर्फ रंग बताना, कुछ नहीं, केवल नामकरण। खाली नामकरण के लिए हम मिट्टी सर्वे करते हैं, रंग बताने के लिए नहीं दोस्तों। इसका सही जो उत्तर है, मिट्टी के प्रकार और उपयुक्त उपयोग को बताते हैं हम। ओके, नोट, सर्वे मिट्टी की विशेषताएं और उपयोगिता बताता है। सर्वे क्या करता है? विशेषता और उपयोगिता बताता है। शॉर्ट में लिखा हूँ दोस्तों, कहीं कहीं पे। स्थानीय किसान ज्ञान का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? स्थानीय किसान, क्योंकि व्यवहारिक, सस्ता, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल समाधान मिलते हैं। मैंने इससे पहले भी ऐसा प्रश्न हमने देखा था। तो प्रश्न कैसा भी हो, जैसे हमने इससे पहले हमने क्या किया था, नोट में देखा था, या हमने जो विकल्प में देखा था। अब क्या हुआ? प्रश्न बन गया उसका। जो विकल्प में होता है वो कल प्रश्न के रूप में आ सकता है, जो प्रश्न के रूप में होता है वो कल विकल्प के रूप में आ सकता है। तो किसी भी तरह से वो दे, अगर समझ गए, समझो मैं क्या किया यहाँ पे, स्थानीय किसान ज्ञान क्या होता है, मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझ चुका हूँ। मैं क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को समझ गया था। जैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को देखा, इन शब्दों को देखा, ओके, तब मुझे मेरे दिमाग में आ गया कि व्यवहारिक, सस्ता और स्थानीय परिस्थितियों का उनको समाधान मिलने वाला है, यानी जानकारी प्राप्त होती है, ओके, उसके अनुसार। हाँ, वही दोस्तों, तो आपको भी समझना है। ओके, तो उसमें जो है भ्रमण आया था। ओके, स्थानीय भ्रमण से हमें क्या लाभ? ओके, यहाँ पे समझ गया। आगे देखते हैं। स्थानीय प्रणालियाँ अक्सर अनुकूल और किफ़ायती होती है। ये जो स्थानीय प्रणालियाँ होती है ना, बहुत ही किफ़ायती होती है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, खेतों में मल्चिंग करने से क्या लाभ होता है? खेतों में मल्चिंग करने से क्या लाभ होता है? मिट्टी की नमी बने रहती है, मिट्टी खराब हो जाती है, कुछ नहीं, केवल गिरती पत्तियां जमा होती है। मल्चिंग क्या है वो समझ में आना चाहिए आपको। ओके, तब जाके आप समझ जाओगे। तो इसका सही उत्तर है, मिट्टी नमी बने रहती है। मल्चिंग पानी बनाए रखने और मिट्टी संरचना के लिए सहायक होता है। ये मल्चिंग क्या है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, नोट में मैंने ऐड कर दिया है, वो लिखना भूल गया था। मल्चिंग मिट्टी की सतह पर पत्तियों, घास की कतरन, छाल, प्लास्टिक जैसी सामग्री की एक परत बिछाने की एक प्रक्रिया है दोस्तों। मल्चिंग क्या है? एक प्रक्रिया है। इसका जो उद्देश्य है, मिट्टी की नमी को क्या करता है? बना रखता है, और खरपतवारों को नियंत्रित करना, मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करना, मृदा
अपरदन को रोकना, यह मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है और पौधों को जड़ों को बचाता है। पौधों की जड़ों को क्या करता है? बचाता है। ओके, वो क्या होता है मैं यहाँ दिखाई देता हूँ। एक इंसान होता है, वो काम कर रहा होता है। देखिए दोस्तों, इसी प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। देख रहे हो, ये परत बिछाया गया है और उसके ऊपर पौधे लगाए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे अगर आपको मैं उदाहरण दिखा दूँ तो आपको आसानी होगी, इसलिए मैं इन उदाहरणों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ओके, अगला प्रश्न है फसल विविधीकरण। ओके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्या लाभ है? देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया है जोखिम का बंटवारा और आय के स्रोत बढ़ाना केवल काम बढ़ाना है, या केवल कुछ नहीं, या केवल बाजार प्रभावित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ए, जोखिम का बंटवारा और आय के स्रोत बढ़ाना। विविधीकरण से किसानों के जोखिम कम और आय के विकल्प बढ़ जाते हैं दोस्तों। ओके, इसलिए ये क्या है? मुख्य लाभदायक है फसल विविधीकरण से। अगला प्रश्न, इसका एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों। मेरे मामा जी हैं। ओके, मेरे मामा जी हैं। उन्होंने क्या किया था? कपास, इससे पहले जो था कपास लगाया था। ओके, कपास से उन्हें लाभ हुआ है। अगर वह कपास अगर जो समर्थक अगर उसे वैसे ही रखेंगे तो वो फिर उसे उतना लाभ नहीं होगा। अभी जितना कपास हमें उपजा है, यानी जितना कपास वहाँ से निकला है, अगर वैसे ही हम कंटिन्यू रखें तो क्या होता है? वो हमें उतना लाभ नहीं देगा। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उसको निकाल दिया है। अब बीच में ही उन्होंने क्या किया, जितना आया उतना ले लिया है, और थोड़ा बहुत जो आता है उसके लिए उन्होंने क्या किया? वेट नहीं किया है, उन्होंने क्या उसे निकाल दिया है। और वो अभी क्या करे दोस्तों? मक्का लगा रहे। ओके, अभी क्या करें? मक्का लगा रहे हैं। ओके, तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों? विविधीकरण, क्रॉप विविधीकरण से उनको लाभ हो रहा है। अभी एक समझो, उन्हें 1 लाख का फ़ायदा होगा समझो। अगर वो वैसे ही रखते तो एक 50,000 बढ़ते थे समझो समर्थक। ओके, और अभी वो निकाल दिया तो उनको कितना? और 1 लाख का फ़ायदा हो रहा, यानी और 50 अधिक आ रहे हैं ना दोस्तों। 50 के लिए और 50 को हम खो नहीं सकते ना, वही है दोस्तों। समझ में आ रहा है? चलिए, अगला प्रश्न 29, खेतों में जल संचयन या वर्षा जल संचयन से सबसे बड़ा लाभ क्या है? भूजल स्तर में वृद्धि होती है, केवल पानी बाहर गया, कुछ नहीं, केवल नदी बहती है। तो वाटर हार्वेस्टिंग से सबसे बड़ा क्या लाभ है दोस्तों? तो सबसे बड़ा जो लाभ है वह है ये, भूजल स्तर में वृद्धि होती है। संचयन भूजल पुनर्भ्रमण रिचार्ज, दोस्तों इसको रिचार्ज को पुनर्भ्रमण बढ़ता है और सूखा जोखिम घटता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर का है, यदि बाजार पहुंच कमज़ोर है तो किसान किस समस्या से जूझते हैं? बाजार जो पहुंच होती है वो कमज़ोर है समझो, तो किसान किस समस्या से जूझते हैं? ये उपज का उचित भाव ना मिलना, कुछ नहीं, लाभ ही होता है। लाभ होता है दोस्तों, केवल खुशी होती है। तो इसका जो सही उत्तर है, उपज का उचित भाव नहीं मिलता है। जब बाजार पहुंच कमज़ोर हो जाता है तब समस्या से जूझता है दोस्तों किसान। अगर कोई किसान का बेटा है तो समझ जाएगा इसका। तो इसका सही उत्तर जो है ये, देखिए नोट, बाजार तक पहुंच ना होने पर विहित मूल्य नहीं मिलता है। जो हमें दाम मिलना चाहिए वो दाम हमें नहीं मिलता है, इसलिए हमें नुकसान होता है। ओके, नुकसान होता है। अगला प्रश्न, खेतों में कीट नियंत्रण हेतु किसका संतुलित उपयोग चाहिए? संतुलित उपयोग किसका चाहिए सर खेतों में कीट हेतु? ओके, तो ये रासायनिक कीटनाशक प्लस जैविक उपाय, केवल रसायन, सी कुछ नहीं, डी पेट्रोल। ओके, वो जो है दोस्तों, ये हमने जैविक उपाय के बारे में मैंने नोट में बता दिया था, जैविक खाद्य वही है दोस्तों। यहाँ पे संतुलित नियंत्रण और उपयोगी पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षित रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में किसका योगदान है? ओके, किसका योगदान है दोस्तों? ये मूल्य संवर्धन और स्थानीय उद्यम, बी केवल शहरीकरण, सी कुछ नहीं, केवल बैंकिंग, डी केवल बैंकिंग। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये मूल्य संवर्धन। ओके, प्रसंस्करण, नोट देखिए, प्रसंस्करण वो स्थानीय उद्योग रोजगार व आय बढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, आपको ना ईच वन यानी हर शब्द का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। मैंने तो लिखा है संवर्धन क्या है, प्रोसेसिंग, स्थानीय क्या होता है, उद्यम क्या है,
ये सब आपको चीज़ें अगर समझ में आती है तभी आप ना सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, तब तक तो नहीं समझोगे। अगर कितना भी बाय कर लोगे, रट्टा मारोगे, फिर वहाँ जाके कन्फ्यूज़ ही होगे। तो आप शब्दों को समझने की कोशिश करो। अगर आपको वो शब्द पता नहीं हो रहा है, यानी पता नहीं चल रहा है कि क्या कह रहा है, तो एक बार आप डिक्शनरी में उसे ढूंढ कर पता कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न 33 नंबर का, सूखा प्रतिरोध ड्रॉट रेसिस्टेंट फसलें कब चुननी चाहिए? कब चुननी चाहिए दोस्तों? ये जो फसलें होती हैं ना, हमें कब चुन जब पानी सीमित होने पर हमें चुननी चाहिए, जब पानी असीमित हो, या कुछ नहीं, या केवल तब नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये जब पानी सीमित हो तब जाके हम क्या करना है, सूखा प्रतिरोधी फसलें को चुनना चाहिए। उस तरह की फसलें हमको बोना चाहिए, लगाना चाहिए, फसल लेना चाहिए। ओके, समझ में आया? तो अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, किसानों के लिए सहकारी समितियों का क्या लाभ है? सामूहिक खरीदी, भंडारण और विपणन से बेहतर शर्तें। ओके दोस्तों, उसका वही उत्तर है, ये ही इसका जो है आंसर है दोस्तों। सहकारी शक्ति से लागत घटती और दाम सुधरते हैं। ओके, लागत जो है ना दोस्तों घटती है और दाम सुधरती है। अगला प्रश्न जो है 35 नंबर, खेतों पर मृदा अपरदन। ओके, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन का मुख्य कारण क्या होता है? देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जल, हवा और गलत जुताई, भूमि उपयोग, खुशियाँ, केवल बारिश। ओके, कुछ नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये जल, हवा और गलत जुताई। ये क्या कह रहा है दोस्तों, हम यहाँ पे इसमें देखेंगे दोस्तों, नोट में, कटाव कटाव में जल, हवा और विनियम विनियमहीन गतिविधियां कारण होती है। कैसे? मृदा अपरदन सॉइल इरोशन वह प्रक्रिया है जिसमें पानी, हवा, अन्य प्राकृतिक मानवीय कारकों द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है। ओके, मिट्टी की परत हमने इससे पहले बचाया था दोस्तों, ऐसा। ओके, पानी की सिंचाई से एक के ऊपर एक। ओके, ये क्या होती है, यहाँ से हट जाती है। यह कि मिट्टी गुणवत्ता को कम करता है, कृषि उत्पादक को घाटा और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। ये अगर खेती रमें, हमने इससे पहले ऐसा देखा था दोस्तों। ओके, और हमें ये असम में ज़्यादा दिखाई देती है। ओके, पहाड़ पर जो खेती करते हैं ना दोस्तों, हमने क्या किया था, यहाँ एक कट्टा बांध रखा था, यहाँ एक बांध रखा था, यहाँ एक बांध, तो वो क्या हो जाता, पूरे मट्टी जो है ना चली जाती है। उससे क्या होता है दोस्तों, नुकसान होता है उत्पादन के लिए और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर का प्रश्न है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे किन परिस्थितियों में ड्रिप इरिगेशन सर्वाधिक लाभदायक है? हमने इससे पहले भी देखा था दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन। पानी सीमित तथा मूल्य उच्च फसलें, पानी असीमित, कुछ नहीं, केवल झीलों के पास। तो ये ड्रिप इरिगेशन जो है ना दोस्तों, इसका जो सही उत्तर ये है, पानी सीमित तथा मूल्य उच्च फसलें, यानी ड्रिप पानी बचाकर उच्च मूल्य की फसल के लिए आर्थिक बनता है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, फसल के उपरांत सही सुखाने और भंडारण का प्रयोग क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है दोस्तों? मैंने इससे पहले बताया था हमको, ये भंडारण, ओके, सही सुखाने, ये चीज़ें जब आई है तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करने के ज़रूरी है। ओके, करना। ओके, यही इसका उत्तर है। सही भंडारण से बर्बादी और गुणवत्ता हानि घटती है। ओके, अगला प्रश्न है, कृषि शिक्षण में छात्र केंद्रीय गतिविधियों का क्या लाभ है? कृषि शिक्षण में छात्र केंद्रीय गतिविधियों का क्या लाभ है? ये व्यवहारिक कौशल, समस्या समाधान क्षमता की विकसित होती है, कुछ नहीं, केवल खेल, डी केवल रटना। तो इसका सही उत्तर जो है ये, नोट देखिए, प्रोजेक्ट फील्ड वर्क सीखने को सशक्त बनाते हैं। ओके, यदि मिट्टी की पीएच, मैंने बताया था दोस्तों, पीएच यानी पैमाना, असंतुलित है तो किससे सुधार होता है? असंतुलित होने तो किससे सुधार होता है दोस्तों? लाइमिंग से, चूना। ओके, इससे पहले बताया मैंने, चूना। ओके, हाँ, तो उसका वही आंसर है। तो इसका सही आंसर है ए, पीएच सुधार के लिए अनुकूल उर्वरक चूना है, उर्वरक या चूना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर का प्रश्न, फसल चुनाव में बाजार मांग क्या असर है? बाजार मांग का क्या असर है दोस्तों? मांग के अनुसार किसान फसल बदलते हैं ताकि बेहतर मूल्य मिल सके। तो इसका जो सही उत्तर जो है वही है दोस्तों, ये बाजार भाव से फसल विकल्प प्रभावित होते हैं दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न जो है 41 का, गहन सिंचित कृषि यानी इंटेंसिव इरिगेटेड फार्मिंग किसे कहते हैं? इंटेंसिव इरिगेटेड फार्मिंग किसे कहते हैं? तो ये जो है दोस्तों,
ये ऑप्शन बार बार सिंचाई और उच्च स्तर उत्पाद के साथ तीव्र कृषि, वर्षा पर निर्भर, केवल जंगल, कुछ नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये बार बार सिंचाई। ओके, देखो नोट में, अधिक सिंचाई व इनपुट से गहन उत्पादन हासिल करते हैं। ओके, एक प्रकार की कृषि है ये जो है ना, गहन गहन सिंचित कृषि जो है एक प्रकार की कृषि है जिसमें फसल, पौधे, पशु दोनों शामिल होते हैं और कृषि भूमि क्षेत्र की प्रति इकाई लागत और उत्पादन का स्तर उच्च हो जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, है किससे फसल की उपज प्रभावित होती है? तो वो जो फसल प्रभावित होने वाली है वो जो है बीज, मिट्टी, पानी और तकनीक से प्रभावित होती है। यही जो है मुख्य कारक है उपज तय करने के। ये बीज नहीं रहा तो उपजेगा नहीं, मिट्टी नहीं तो उपजेगी, पानी नहीं तो उपजेगा, तकनीक नहीं तो उपजेगा। ओके, यही क्या है, मुख्य कारक है। समझ में आया? पाठ्य तरीका नंबर, एकीकृत खेती, इससे पहले भी आया था। इंटीग्रेटेड फार्मिंग किस लिए उपयोगी है? इसलिए उपयोगी है दोस्तों, सहज सी बात है, आय के कई स्रोत बनते हैं और जोखिम घटता है। ओके, देखिए नोट में देखिए, फसल, पशुपालन, मछली पालन का सम्मिलित मॉडल जोखिम कम करता है। वही है ना दोस्तों, आय के कई स्रोत बनते हैं। यानी आय कहाँ से मिल सकती है? पशुपालन से, फसल से। ये खेती है, इसमें फसल नहीं उगा रहे हैं या पशुपालन कर रहे हैं या मछली का पालन कर रहे हैं, इन सभी से क्या होता है? आय दुगनी होती है। ओके, जोखिम कम हो जाता है, जोखिम कम हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? ओके, आगे बढ़ते हैं। 44, फसल बीमा त्वरित क्लेम निपटान से किसानों को कैसे लाभ देता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये है दोस्तों, ये जो है क्या करता है दोस्तों, फसल बीमा त्वरित से तेज क्लेम से वित्तीय दबाव घटता है। यानी जल्दी क्लेम करने से वित्तीय दबाव घटता है। देखिए, आर्थिक सुरक्षा मिलती है उससे, नुकसान में राहत मिलती है। ओके, वही इसका आंसर। 45 नंबर का प्रश्न है, किससे मिट्टी कटाव यानी सॉइल इरेशन पर नियंत्रण में मदद मिलती है? हमने इससे पहले देखा था। अगर आपको सॉइल इरेशन पता होगा तो आप उसका नेगेटिव क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। वृक्षारोपण, कंटूर बंधाई और वाटरशेड उपाय, केवल सड़क बनाना, केवल नदी खनन, कुछ नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये वृक्षारोपण, कंटूर बंधाई और वाटर रेशन उपाय। तो ये है संरक्षण तकनीकें कटाव रोकती है। दोस्तों, सॉइल एरोजन से इससे पहले का प्रश्न क्या आता दोस्तों, क्या हानि है सॉइल घट जाने से? सॉइल एरेशन में अगर सॉइल चली गई समझो, क्या हानि? पर्यावरण को हानि है, उपज नहीं होगा गया। ओके, पानी का सिंचाई नहीं कर सकते नहीं कर सकते ना। हाँ, अभी यहाँ पे क्या पूछा गया, सॉइल एरेशन से उससे हमें नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? सॉइल इरेशन से यहाँ पे क्या है, सॉइल इरेशन से नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? वो तो हो गया नुकसान, यहाँ का लाभ हमें कैसा होता है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। इस तरह से भी प्रश्न आए, आप कर सकते हैं अगर आप सॉइल इरेशन को समझ चुके तो यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए। ऐसे बने रहेगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ओके।